आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है, जिसको कई माध्यमों से गलत तरह से व्याख्या की जाती है, या कुछ कुछ जो उसमें कमियां रही है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का हमारे समाज में प्रयास किया जाता रहा है, तथा हमें बांटने की जो सनातनी हिंदू संस्कृति है उसमें हमें जाति व्यवस्था में बांटने की कोशिश है हर बार की जाती रही है। आज हम इस टॉपिक की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम होली का पावन पर्व मना रहे हैं, और इस बीच ये कई अन्य स्रोतों पर मनुस्मृति के बारे में बहुत ही गलत तरीके से यूट्यूब हो या अंग्रेज जो हो वो कहते हैं कि हमने भारत को संविधान दिया या भारत को लोकतंत्र स्थापित करने का हमने मौका दिया, तथा बी आर अम्बेडकर भी कहते थे कि मनुस्मृति में महिला, दलित और अन्य को बहुत ही निम्नतर आंका गया है। तथा एक खान सर के कोई शिष्य है, वो भी यूट्यूब पर आकर जो फैक्ट मोटिव चैनल बनाकर अनर्गल बातें डाला हुआ है, वो भी इसी तरह की बातों का जिक्र करता है। तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर जैसे गूगल हो गया या विकिपीडिया हो गया, मनुस्मृति के बारे में गलत प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जाती रही है, जिस कारण से हम इस टॉपिक को, मनुस्मृति को बहुत ही विस्तृत पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हम देखते हैं कि हर युग में एक स्मृति लिखी गई है हमारे इस सनातनी धरातल पर, तथा इससे ही भारत का संविधान भी कहा जाता रहा है, क्योंकि हमारे देश का शासन व्यवस्था इसी मनुस्मृति से चलती रही है। अब हम देखेंगे एक एक करके किस युग में कौन सी स्मृति लाने की कोशिश की गई है। तो सतयुग में मनु ने मनुस्मृति लिखा था, त्रेता युग में गौतम स्मृति लिखा गया था, द्वापर युग में संख्य स्मृति लिखा गया था, तथा कलयुग में पराशर स्मृति लिखा गया था। इसी पराशर स्मृति की आलोचना बी आर अम्बेडकर द्वारा किया जाता रहा है, और 25 दिसंबर को कई जगहों पर आज़ादी के पूर्व मनुस्मृति का दहन या मनुस्मृति को जलाया जाता रहा है, क्योंकि मनुस्मृति में कुछ कमी रही, जिसे बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या मुगलों, अंग्रेजों तथा आज के तथा कथित यूट्यूबर बने लोग या कहें विकिपीडिया या गूगल पर देखने को मिल जाता है। अब हम मनुस्मृति से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र के रूप में बताया जाता है, लेकिन यह एक हमारा भारतीय संविधान के रूप में भी चिन्हित होता है, जिसे पराशर स्मृति भी कहा। पराशर स्मृति का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक किताब में लिखी गई उसे मनु संहिता के रूप में बताया जाता है। इससे संबंधित हम देखेंगे कि मनुस्मृति, पराशर स्मृति से संबंधित परिचय, राज्य का उदय, एक फॉर्मेट हमने बना रखा है, उसके अंतर्गत हम उसका परिचय देंगे। राज्य का उदय, राज्य के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देंगे, राजा की स्थिति, राजा का कर्तव्य, दंड नीति, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, धर्म और नैतिकता, पुरुषार्थ के अंतर्गत हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसकी आलोचना देखेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष देखेंगे, तथा इसके बाद हम देखेंगे जब मनुस्मृति की रचना कलयुग में पराशर स्मृति के अंतर्गत हुई, तो उसके बाद हम देखते हैं कि राम राज्य की स्थापना हुई। उसमें भी हम
बहुत ही विस्तृत रूप से लोकतंत्र को देखते हैं या राज्य शासन की देखते हैं, जो कि कल्याणकारी राज्य या राम राज्य की स्थापना का बात हमारे समाज में होते रहता है, तथा यूपी में राम राज्य की बातें तत्कालीन या पूर्व जो पहले के जो सीएम रहे या अभी जो सीएम बनने वाले हैं वो यूपी में राम राज्य लाने की बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध संगति में या गौतम बुद्ध के जो संघ थे उसमें भी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी तथा लिच्छवी गणराज्य में भी लोकतंत्र की स्थापना देखने को मिलती है। इन सभी बातों का जिक्र तथा उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज जो थे वो कैसे कहते हैं कि हमने भारत को लोकतंत्र दिया और भारत को हमसे सीखते हुए ही लोकतंत्र के शासन पद्धति या संविधान को में अंतर्निहित बातों को दिखाना चाहिए या हमसे ही सीखकर अपने देश में लागू करना चाहिए। इन सभी बातों का जिक्र हम इस टॉपिक में करने की कोशिश करेंगे। अब हम पराशर स्मृति के अंतर्गत परिचय देने की कोशिश करेंगे। संविधान शास्त्र या धर्म शास्त्र को धर्म सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें समस्त कानून, साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। धर्म सूत्रों का विकास स्मृतियों में हुआ, जिनका लेखन श्लोकों में तथा धर्मशास्त्रों का लेखन गद्य में होता था। प्राचीनतम स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति आदि का उल्लेख किया जाता है। इन स्मृतियों में राजा के कार्यों, मंत्री की गतिविधि तथा अंतर्राज्यीय संबंधों का वर्णन मिलता है। ये स्मृति न्यायिक मशीनरी कानून अर्थात विधि के स्वरूप तथा उसके प्रशासकीय प्रयोग पर बल देता है। नारद, बृहस्पति आदि स्मृति कानूनी नियमों पर भी बल देती है। प्राय यह देखा जाता है कि समस्त धर्मशास्त्र अपने स्वरूप में सैद्धांतिक है। धर्मशास्त्र को सभी अर्थों में कानून का स्रोत माना जा सकता है। कानून के दायरे में ही सब कुछ व्यवस्थित किए जाने की बात की जाती है। यह कहा जाता है कि जीवन तथा संपूर्ण संसार को धर्म के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इसकी अनदेखी विनाश का कारण होता है। मनु ने कानून अर्थात विधि के विधान के 4 स्रोतों की चर्चा की है। शाश्वत कानून, जिसकी अभिव्यक्ति वेद में होती है। स्मृति पर बना कानून श्रुतियों पर आधारित होता है। तीसरी प्रकार का कानून आचरण पर आधारित कानून है, जो अपने स्वरूप में नैतिक होता है। तथा चौथी प्रकार का कानून मनु द्वारा निर्मित या पराशर द्वारा निर्मित कानून है। पराशर बताते हैं या मनु बताते हैं कि धर्म ही समस्त कानूनों का स्रोत है। इसका मूल सार समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा होती है। यह किसी व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव नहीं करता। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। धर्मशास्त्र की उपेक्षा अर्थशास्त्र अधिक व्यवहारिक है। यह राज्य की रक्षा राजा का कर्तव्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति इत्यादि से संबंधित है। यद्यपि अर्थशास्त्र में राजनीतिक वास्तविकता की चर्चा की गई है, परंतु इसके बावजूद भी सामान्य स्थिति में राजा से यह अपेक्षा किया जाता है कि वह धर्म के अनुरूप ही कार्य करे। महाभारत के पश्चात हिंदू विधि साहित्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के विकास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। यह तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। धर्मसूत्र कानून, धर्मशास्त्र कानून की व्याख्या एवं टीका, विद्वानों का विवरण। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना आवश्यक कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि जो 16,008 पटरानियां उनकी थी, उनको किसी राक्षस, वो सभी स्त्रियां ही नहीं थी, बल्कि वो वैदिक ग्रंथ या कहें कि जो वैज्ञानिक
शोध की पुस्तकें थी जो जो सामाजिक कल्याण या कहे या सनातनी कल्याण के लिए बनाए गए थे, उसको राक्षसों ने अपने कब्जे में ले लिया था और जिसे समाज कल्याण से अलग कर दिया था, जिस कारण से श्री कृष्ण ने उन राक्षसों का वध कर इन 16,000 पटरानियों को वापस लाया और उन्हें अपने संरक्षण में रखा और समाज कल्याण के लिए स्थापित किया था। इसका जिक्र अगर आप देखेंगे तो केवल आप अगर एक दो महाभारत की किताब या अन्य पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि कई अन्य स्रोतों से यह इन्फॉर्मेशन को हमने जुटाया है। कई लोगों से बातचीत और किताबों को देखने के बाद ये हमें इसकी ऑथेंटिसिटी प्राप्त हुई है। अब हम जो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र एवं टीकाएं के बारे में बात करते थे, उसके आगे हम इन तीनों वर्गों के में धर्मशास्त्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है तथा इनमें मनुस्मृति एवं मानव शास्त्र का स्थान सर्वोपरि है। यह धर्मशास्त्र के साथ साथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अत्यंत सूक्ष्म नियमों का वर्णन है। सामाजिक विचारों के प्रश्न पर मनुस्मृति और महाभारत में अनेक समानताएं उभरकर सामने आती है। कई श्लोक समान रूप से दोनों ग्रंथों में वर्णित है। महाभारत के समान ही मनुस्मृति प्राचीन वैदिक विचारों को दोहराता है। मनुस्मृति में अंतर्निहित राज्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति एवं राज्य धर्म एवं दंड। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का वर्णन है। आरंभ में पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था। व्याप्त अव्यवस्था तथा अराजक स्थिति के कारण लोगों ने कष्ट का अनुभव किया तथा एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन के तलाश में सभी दिशाओं में भागने लगे। उनकी रक्षा हेतु ईश्वर ने राजा की सृष्टि की, अतः राजा उत्पत्ति की दृष्टि से देवी है। ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, सूर्य तथा चंद्रमा के शाश्वत अंशों के मेल से की। राजा इन सभी के गुणों को समाहित करके पृथ्वी पर शासन करता है। सभी को राजा का सम्मान करना चाहिए, उससे घृणा करना अत्यंत मूर्खता एवं आत्मघाती है। मनु के अनुसार यदि राजा कोई बालक क्यों न हो, उसकी आज्ञा का अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे अग्नि तो सिर्फ एक व्यक्ति को जलाती, परंतु राजा न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके पूरा परिवार एवं संपत्ति को नष्ट कर देता है। मनुस्मृति के समान ही अर्थशास्त्र में भी राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसी तरह की अवधारणा पश्चिमी धार्मिक साहित्यों में भी देखने को मिलता है। पश्चिमी साहित्य में राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। इस अवधारणा का प्रमुख समर्थक सर्वर फिल्मर, जेम्स फर्स्ट बुजेट, लुइस 14 ग्रिगेरियन आदि जैसे विचारक हैं। उपरोक्त अवधारणा से निरंकुश राज्य का निर्माण होता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। सैद्धांतिक आधार पर इसका खंडन हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत के तहत किया है। राजा की स्थिति एवं कर्तव्य। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विनम्र, विनीत और पवित्र तथा राज्य शासन संबंधी विद्या में निपुण होना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रमरत रहना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रजा को वही वश में रख सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। अगर हम देखें तो ऐसी अवधारणाएं केवल श्री कृष्ण में पाई जाती है, जो कि एक संपूर्ण राजा थे। और जो हम देखते हैं वात्स्यायन जी की बुक में जो कि काम शास्त्र लिखा है, उसमें स्पष्ट जिक्र होता है कि 16 कलाएं हैं थी, आध्यात्मिक कलाएं हैं, जो कि श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो कि पूरी तरह से निपुण थे। उसके पहले राम केवल
आध्यात्मिक कलाओं में ही निपुण थे, जिसका जिक्र वात्स्यायन जी ने अपने किताब में बुक में किया है। उसे आप पढ़कर देख समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और उन्होंने एक और जिक्र किया है कि 64 जो कामकाज कलाएं या कहिए तकनीकी कलाएं, जिसके अंतर्गत हम जैसे आज के समय में कई सारी कौशल विकास योजनाएं कौशल विकास ट्रेनिंग चल रही है, उसी तरह से 64 तकनीकी कलाएं थी, जिसके अंतर्गत आप ट्रेनिंग लेकर या प्रशिक्षित होकर उस क्षेत्र में विशेषीकृत होकर आप काम कर सकते हैं और अपने रोजगार और अपने परिवार का खर्च परिवार को चला सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार राजा को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से मानव के कार्यों में लगा रहना चाहिए। दंड ही वास्तविक राजा है तथा सारे राजनीतिक विषयों का प्रबंध करता है। वह शासन, निगरानी तथा सभी मनुष्यों की रक्षा करता है। चारों वर्णों को वर्ण धर्म के पालन को सुनिश्चित करता है। वह वर्ण संकर के संकट से समाज में सुरक्षित रखता है। यहाँ पर एक बात और जानना आवश्यक है कि ऋग्वेद के 10वें सूक्त में 4 वर्ण का जिक्र किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन सभी वर्ण को काम वर्क दे दिया गया है या प्रशिक्षित करने की बात कही गई है, और उसके अनुसार ही वो काम करेंगे, न कि जात के अनुसार, न ही कि जन्म के अनुसार। लेकिन इसमें यह भी जिक्र है कि जो ब्राह्मण है वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा या यज्ञ या दान लेने का काम करेगा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करने का काम करेगा, वैश्य भोजन उपलब्ध कराने का काम करेगा, लेकिन शूद्र जो है सबकी सेवा करने का। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था थी, न कि जन्म के आधार पर, न कि जात के आधार पर थी। लेकिन उससे पहले अगर हम जाते हैं जो अन्य धार्मिक ग्रंथ या सिद्धांतों में देखते हैं कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वो एक वर्ण में 13 कुरी माने जाते। 13 कुरी में ही एक सर्वश्रेष्ठ होता था और एक निम्नतर होता था, क्योंकि एक ही पिता के पुत्र में कई समानताएं और असमानताएं होती हैं, या हमारे शरीर में ही हम देखते हैं कि कई समानताएं और असमानताएं होती हैं, जिसके तहत जिसको देखते हुए विद्वानों ने या ऋषि मुनियों ने एक ही वर्ण में 13 कुरी बनाया था। जो सबसे तेज तर्रार होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जबकि एक ही फैमिली का वो मेंबर होगा, और जो सबसे निम्नतर या कहिए दिव्यांग हो जाएगा बच्चा, वो सबके 13 कुरियों में सबसे निचले पायदान पे रहेगा और वो सबकी सेवा भाव में लिप्त रहेगा। इस तरह की व्यवस्था है। और उसके आगे इन सभी को एक हायरार्की में सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से आदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, या सभी को कुरी के अनुसार ही काम करने की भी व्यवस्था की गई थी। जैसे ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, यज्ञ वगैरह का काम करेगा, उससे उसका जो छोटा भाई होगा वो सबका रक्षा या सुरक्षा की काम करेगा, उससे छोटा होगा वो खेती बाड़ी का काम करेगा, उससे जो छोटा होगा लोहा वगैरह का, लुहार वगैरह का काम करेगा, उससे जो छोटा होगा सोना वगैरह बनाने का काम करेगा, उससे छोटा होगा वो कपड़ा वगैरह धोने का, कपड़ा वगैरह या कहिए कपड़ा उद्योग से संबंधित काम करेंगे। जो 64 तकनीकी कलाएं हैं उसके अंतर्गत ये जो 13 कुरी है उसमें प्रशिक्षण दिया जाने लगा था हमारे समाज में, और ये बहुत ही समृद्ध संस्कृति के तौर पर प्रचलित हो चली थी, जिसको हम मध्यकालीन तक भी देखते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। अब हम मनुस्मृति के अंतर्गत देखेंगे। मनुस्मृति द्वारा दंड नीति पर अत्यधिक बल दिया जाने के कारण यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से अनैतिक प्राणी है। इस तरह के विचारधारा का समर्थन पश्चिमी विचारक मैकियावेली के द्वारा भी किया जाता है, जबकि यह मैकियावेली बहुत
बाद में इस तरह की बातों का जिक्र किया था। राजा के कर्तव्य को स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि उसे विभिन्न कार्यों विभागों जैसे कोष, सेना, राजदूतों की नियुक्ति तथा विदेश विभाग आदि हेतु अनेक प्रकार की अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहिए। राजा को युद्ध की भय से भागना नहीं बल्कि पूरी शक्ति के साथ सामना करना चाहिए। राजा को राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करना चाहिए तथा युद्ध में जीते हुए द्रव्य तथा भूमि आदि को धर्म के मार्ग पर चलने वालों के मध्य में बांट देना चाहिए। राजा को हर समय अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार अवस्था में रखना चाहिए। राजा को राज्य के गुप्त रखने वाले बातों को सदा गुप्त रखना चाहिए तथा अपने शत्रुओं के कमजोरियों का पता लगाते रहना चाहिए। मनु ने राजा की तुलना एक कृषक से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कृषक खेतों से घास या अवांछित पौधों को निकालकर धान के फसल को बचाता है, उसी प्रकार राज्य में छुपे हुए शत्रुओं का नाश कर राजा राज्य की रक्षा करता रहता है। मनुस्मृति या पराशर स्मृति में दंड नीतियों न्याय के बारे में कहा गया। मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ने राजा के कार्य सिद्धि हेतु दंड की सृष्टि की है। दंड के उचित प्रयोग से राजा त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम से समृद्धि युक्त होता है, परंतु इसके विपरीत विलासी, क्रोधी तथा मूर्ख राजा दंड का उचित प्रयोग नहीं कर सकने के कारण दंड के द्वारा ही मारा जाता है। मनु के अनुसार अगर कोई चोर दंड पाने से बच जाता है तो यह राजा का भूल है। जो लोग चोरों के लिए अग्नि, प्रकाश, भोजन आदि का प्रबंध करते हैं, उनके शस्त्रों को रखने हेतु स्थान अथवा अपराध छिपाने में उनकी सहायता करते, उन्हें भी चोरों की भांति दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने ब्राह्मण, बच्चों तथा स्त्री की हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड तय करने की बात कही है, जबकि इसकी आलोचना अन्य प्रकार से की जाती है जिसे हम देखने की बाद में कोशिश करें। यहाँ समझने वाली यह बात है कि जहाँ पर ब्राह्मण अपना सर्वस्व त्याग बलिदान कर राज्य सेवा में सर्वस्व लगा देता है, जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, इसलिए ब्राह्मण की हत्या या मृत्यु दंड की बात कही गई है। मंत्रियों को देशद्रोह के लिए उकसाने वाले, असत्य घोषणा करने वाले तथा राजा के शत्रुओं के हितों की रक्षा करने वालों के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है। मनुस्मृति में दंड को अत्यधिक महत्व दिया गया है। राजनीतिक जीवन के संचालन के लिए तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को बचाए रखने के लिए दंड का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की गई है, न कि जाति व्यवस्था की बात की गई है, जो कि आज के दौर में प्रचलित है और जिस नीति का अनुसरण करते हुए आक्रांताओं और मुगलों या कहें अंग्रेजों या अन्य जो यूरोपीय आक्रांता आए, उन लोगों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण करते हुए हमारे यहाँ सनातनी संस्कृति में विद्वेष की भावना जाति के अंतर्गत फैलाई। मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है। दंड के माध्यम से ही सामाजिक सामंजस्यता बनाकर रखी जा सकती है। दंड का प्रयोग वर्ण के अनुसार बिना किसी भेदभाव का किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वह न्याय प्रशासन का स्वयं निरीक्षण करे। यदि कोई भी अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है तो उसके लिए राजा उत्तरदायी है। न्याय व्यवस्था के तहत मनु कहते हैं कि राजा को कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके क्रोध की अग्नि में उसका संपूर्ण कुल समाप्त हो सकता है, क्योंकि वह तत्कालिक समाज में वह इंद्रियों पर काबू व त्याग बलिदान के साथ जनसेवा में लगा रहता है। पराशर स्मृति या मनुस्मृति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत मनुस्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा की गई है। इस संबंध का संचालन उपयोगिता एवं नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। मनु युद्ध का समर्थन करते हैं, किंतु राज्य के प्रसार के लिए नहीं बल्कि राज्य की भूभाग की रक्षा के लिए। मनु राजा की तुलना
तुलना खरपतवार हटाने वालों से करते हैं, जो राज्य पर आए सभी संकटों को चुनकर समाप्त कर देते हैं। कौटिल्य एवं मैकियावेली की तरह मनुस्मृति की तरह कौटिल्य एवं मैकियावेली ने विदेश नीति के संचालन में 4 परंपरागत अवधारणाएं संधि, समझौता, विच्छेद, रिश्वत एवं बल को समर्थन दिया है। उसी तरह राम के राम राज्य में भी इसी तरह की अवधारणा का जिक्र होता है, जो कि राम आज से 5 से 7 हजार ईस्वी पूर्व राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। परंतु इन चारों तरीकों में से यह संधि एवं बल को प्रमुखता देते हैं। परंतु बल का प्रयोग अंतिम शस्त्र के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य को पराजित करने के पश्चात मनुस्मृति के अनुसार पराजित राज्य के लोगों के इच्छा अनुसार वहां के राजा को गद्दी पर बैठाना चाहिए। मनु ने युद्ध नीति, विदेश नीति, राजनयिक संबंधों से संबंधित विषयों के निपटारे हेतु नैतिकता को आधार नहीं बनाया। उनके अनुसार किसी विषय पर निर्णय पर पहुंचने के लिए उस समय की परिस्थितियों परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य के समान, बल्कि मनुस्मृति के समान ही कौटिल्य ने भी राजमंडल की 4 मूल्य प्रकृतियों की चर्चा की है: मध्यमा, विजयीगिषु, उदासीन तथा अरि। राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा विजयीगिषु के सीमा के समीप रहने वाला राज्य मध्यमा है। वह विजयीगिषु तथा विरोधियों दोनों को समर्थन एवं दंड देने का समर्थ रखता है। विजयीगिषु के पड़ोसी को अरि कहा जाता है। मनुस्मृति ने 3 प्रकार की अरि का चर्चा किया है: सहज अरि, चचेरा भाई, कृत्रिम अरि, बुराई के कारण बना शत्रु तथा राज्य की सीमा पर स्थित राज्य। उसके अतिरिक्त मनु ने 4 मित्रों की वर्णन की है। मनु के अनुसार विजयीगिषु राजा को अपने शत्रु राज्यों को पुरुषार्थ तथा साम दाम दंड भेद आदि सभी प्रकार के उपायों के प्रयोग को अपने अधीन करने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाकर उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। उसे कपड़ों की भांति अपने राज्य के सभी अंगों को छिपाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ विश्वास पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को बगुले के भांति अपने प्रयोजन का चिंतन करना चाहिए। सिंह का पराक्रम करना चाहिए, लोमड़ी सा चालाक होना चाहिए तथा खरगोश के समान भाग जाने की क्षमता रखनी चाहिए। इसी तरह का सलाह मैकियावेली अपने राजा को देते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजा को शेर तथा लोमड़ी दोनों का गुण होना चाहिए। कौटिल्य के समान विदेश नीति के कौटिल्य भी इसी तरह की संचालन की बात करते हैं जैसा मनुस्मृति में किया गया है। इन दोनों ने 6 गुण नीति का समर्थन किया है। इन नीति के तहत संघी, विग्रह, यौन, आसन, देदी भाव तथा संश्रय आते हैं। संधि के तहत एक राज्य दूसरे राज्य से संधि कर अपने सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। वर्तमान में भी नाटो, सेंटो इत्यादि संधि अपने राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए किया गया है। विग्रह के अंतर्गत विकट परिस्थिति में अपने आप या अपने मित्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति का अनुसरण करना चाहिए। यर्ण के अनुसार शत्रु यदि संकट में है तो स्वयं या मित्र की सहायता से उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए। आसन के अंतर्गत अर्थात राजा द्वारा उसकी सेना कोष आदि के छिन्न हो जाने पर या शत्रु के अधिक शक्तिशाली होने पर भी उसके राज्य का घेरा डालना या मित्र के अनुरोध पर उसकी रक्षा के लिए घेरा डालना उचित है। देदी भाव के अंतर्गत अपने कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी, घोड़ा आदि चतुरंगी सेना का एक भाग शत्रु से बचने के लिए सेनापति के अधीन करना, उक्त सेना का शेष भाग दुर्ग आदि में राजा के अधीन रखना। जबकि अर्थशास्त्र में देदी भाव का तात्पर्य एक के साथ शत्रुता तथा दूसरे के साथ मित्रता करना कहा जाता है। संश्रय शत्रु के पराजय के पश्चात आत्मरक्षा
किसी शक्तिशाली राज्य का आश्रय लेना अर्थात भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना की आशंका से किसी शक्तिशाली राजा के शरण में जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि निष्कर्ष मनु ने अपने समय तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राजा को विशेष महत्व दिया है। उनके राजा के धर्म के उल्लंघन के करने पर राजा को केवल ईश्वर दंड दे सकता है। मनु ने वर्ण व्यवस्था पूर्ण आस्था व्यक्त की है तथा वर्ण संकर में समाज को बचाना राजा का परम कर्तव्य बनता है। परंतु समानता के सिद्धांत पर आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में मनु की सामाजिक विचार अपनी प्रासंगिकता, लोग कहते हैं कि अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। लेकिन परंतु जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न है, वर्तमान विश्व में भी षटगुण नीति का अनुसरण किया जाता रहा है। इसी राज्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देता है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता। मनुस्मृति संपूर्ण जीवन का दर्शन है। इसे समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कहना गलत नहीं है। इस दृष्टि से मनु का स्थान प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो से कहीं अधिक, सुकरात की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा है। सही अर्थों में सुकरात को मनु के भांति भी नहीं माना जा सकता है। संपूर्ण मानव जाति का गुरु बल्कि मनु स्मृति को संपूर्ण मानव जाति का गुरु कहा जा सकता है। प्लेटो का दर्शन प्राचीन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों का विश्लेषण तक ही सीमित है, जबकि मनु का दर्शन राज्य, साम्राज्य, सुख दुख है, युद्ध, शांति आदि के से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलता है। मनु का दर्शन राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, पारिवारिक संगठन आदि का विस्तृत विश्लेषण है। यहाँ तक कि जो महाभारत काल में पांडवों ने जो युद्ध नीति का अनुसरण किया था, चक्रव्यूह या अन्य तरह का जो नीतियां अपनाई गई थी, इन सब का भी जिक्र कई युद्धों में होते रहा है। मनु को इस संसार के अतिरिक्त आत्म व्यक्तित्मिकता का भी अध्ययन करना है। इसका दर्शन किसी एक संप्रदाय के लिए न होकर संपूर्ण जगत के लिए था। उनकी धारणा किसी एक वर्ग विशेष के समर्पित नहीं कही जा सकती, अपितु उनका संबोधन पूरे विश्व के लिए है। वास्तव में उन्हें समय और काल से परे किसी भी समय काल का दार्शनिक कहा जा सकता है। हमारे देश में पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 आते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन का लक्ष्य है। इसका मानव के रूप में जन्म लेने के साथ ही हमारे समस्त विभिन्न लक्ष्य स्थापित हो जाते हैं, जिन्हें मनुस्मृति एवं धर्मशास्त्र में पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। धर्म अर्थात सदाचार एवं नैतिक कर्तव्यों का पालन करना तथा मानवीयता का रक्षा करना तथा धार्मिक जीवन व्यतीत करना अर्थात नैतिक जीवन व्यतीत करना। इसे सुकरात की सद्गुण की ही ज्ञान है से तुलना किया जा सकता है, जिसमें सदाचरण को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है, सदा आचरण को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है। अर्थ से संबंधित अर्थात जीविका उपार्जन के लिए संपत्ति अर्जित करना, जीविका उपार्जन के लिए साधन का व्यवस्था करना। हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति का अर्जन को वर्जित किया गया है। जिस तरह से वत्सायन की किताब में 64 तकनीकी कलाओं का वर्णन किया गया, उसी तकनीकी कला के अंतर्गत आप अर्थ का उपाय कर सकते हैं और एक विशेष तकनीकी से प्रशिक्षण लेकर आप अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। काम अर्थात सुख की कामना करना तथा वंश की वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करना। मनुष्य में काम का तात्पर्य भोग एवं विलास नहीं है, बल्कि इसे धर्म का भाग माना जाता है, जिससे मानव जाति बना रहे और उसका विकास होता रहे। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के बंधनों से मुक्त प्राय सभी धर्मों में मोक्ष की चर्चा की गई है। जैसे बौद्ध दर्शन में भी इसी निर्वाण, जैन में केवल, इस्लाम में जन्नत, क्रिश्चियन में पैराडाइज इत्यादि की चर्चा की गई। हिंदू दर्शन के अनुसार इसे 3 मार्गों से प्राप्त किया जा सकता: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग एवं कर्म मार्ग। मनुस्मृति की आलोचना कुछ लोग
इस तरह से करते हैं जो कि एक खान सर के अनुयायी या कहे उसका जो स्टूडेंट या कहे कि उसका जो चेले चपाटी हैं वो 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 खान सर द्वारा वीडियो बनाया गया, उसमें से कट पेस्ट कर कर या कहें कि खान सर का वीडियो अपलोड किया है। उसके अनुसार खान सर कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि 16 संस्कार ही भारतीय संस्कृति है, जबकि 16 संस्कार ये भारतीय संस्कृति नहीं है, बल्कि एक इंसान को जीने की तरीका है। अर्थात वो इस तरीके का पालन करके सभ्य और सुशिक्षित अपने आप को दिखने का कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर संस्कृति की बात करें तो 0 से 24 वर्ष तक के बच्चों को ही हम अपने सभ्यता संस्कृति से अवगत अगर पूरी तरह से करा देते हैं तो वह आजीवन संस्कृति के रूप में विद्यमान रहता है। अगर हम 16 संस्कारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो प्रथम संस्कार जन्म से शुरुआत होता है। वो उसके बाद हम जनेऊ संस्कार देखते हैं, उसके बाद हम शिशु संस्कार देखते हैं, उसके बाद जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो संस्कार तो है उसके, और अंत में जो 16वां संस्कार होता है वो उसे दाह संस्कार के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसको खान सर या खान जो अपना यूट्यूब चैनल जो उसके चेले चपाटी या उसके स्टूडेंट चलाते हैं वो कहता है कि नहीं, ये पूरे भारतीय संस्कृति है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है और किस तरह से ये बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर आलोचना के तौर पर उसने YouTube के चैनल पर अपने यह भी बताया कि शादी की उम्र का तर्क मनुस्मृति में लड़की की उम्र 12 साल बताया है और लड़के का उम्र 25 साल, और कहता है कि एक 25 साल का बच्चा एक छोटे 12 साल की बच्ची को अपने गोद में खिलाएगा या उससे शादी करेगा। लेकिन जो हमारे प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसमें स्पष्ट जिक्र है कि आप 12 साल की उम्र में शादी जरूर कर लेते हैं। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया तय की गई है संविधान मनुस्मृति के अनुसार। अगर आप चाहो तो अपने बराबर में भी आप शादी कर सकते हो, लेकिन ये क्राइटेरिया ये 12 साल की उम्र का इसलिए तय किया जाता है क्योंकि आज का साइंटिफिक प्रमाण भी है कि 12 से 14 साल के बीच के बच्चियों में जो ये शादी की प्रवृत्ति या कि ये सामाजिक प्रवृत्ति या प्रेम की प्रवृत्ति होती है या उसका जो ग्रोथ होता है वो लड़कियों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, या शारीरिक ग्रोथ या शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इनको बंधन में बांधने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर और भी जिक्र होता है कि बच्चियों का अगर 12 साल में शादी हो गया है तो जब तक उसके गर्भ धारण करने की क्षमता विकसित न हो जाए तब तक उनका गौना नहीं होता था हमारे समाज में, और उन बच्चियों का केवल विवाह का तारीख या कहे उनका मंगनी हो जाता था, उसके बाद ही या कहे तिलक वगैरह चढ़ जाता था, लेकिन गौना वगैरह जब वो बच्ची मैच्योर हो जाती तब होता था। लेकिन इसकी आलोचना खान सर के यूट्यूब चैनल जो कि फैक्ट मोटिव करके है उसमें खान सर ने बताया है। उसके बाद उसमें फैक्ट मोटिव चैनल में बताया गया है कि मनुस्मृति में लिखा है कि पुत्री पत्नी माता या कन्या किसी भी स्वतंत्र रूप से नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति या पिता है। मनुस्मृति के मुताबिक स्त्री पुरुष को सम्मोहित करने के लिए बनाया गया है। तथा उसके बाद जो आता है भीमराव अंबेडकर ने का भी बात जिक्र करता है इस फैक्ट मोटिव चैनल में, क्योंकि हमारी संस्कृति
को डाउन करके दिखाना। उसमें कहा गया है कि क्षुद्र को जन्म से ही अपने आप को सेवा करने योग्य बनाना है। क्षुद्र केवल क्षुद्र वर्ण की कन्या से ही विवाह के लिए पसंद कर सकता है। क्षुद्र के घर केवल क्षुद्र ही अतिथि बनकर जाएगा। इन सब बातों का जिक्र वो फैक्ट मोटिव चैनल में करता है। जबकि मनुस्मृति से विश्व में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों से न केवल संविधान बल्कि बहुत सारे अधिनियम न केवल प्रभावित है बल्कि उसके प्रोविजन सीधे सीधे मिलते हैं। यह विश्व की प्रथम नीति नियम की पुस्तक मानी जाती रही। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह सर्वस्वीकृत मत माना जाना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। भारत की कानूनी किताब इसी से प्रेरित है, चाहे अर्थशास्त्र हो या गौतम नारद या अस्पष्टम। भारतीय कानून में परिवर्तन के तहत लड़कियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना शुरू हो गया। दाया भाग एवं मितक्षरा में इसकी व्यवस्था की गई तथा पूर्व से हिंदू उत्तराधिकार नियम याज्ञ व क्लब स्मृति की तो फोटोकॉपी से कुछ ही कम समझिए। तथा ये व्यवस्थाएं बच्चियों को अगर पहले जो प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको अगर विदाई होती थी बच्चियों का, तो उन लोगों को जितने उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था उसके एवज में घर वाले उसको संपत्ति देकर उसकी विदा करते थे, जिसे आज दहेज के रूप में चिन्हित किया जाता है। जबकि ये दहेज नाम का कोई शब्द नहीं था या लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। बच्चियों को उसके प्रॉपर्टी जो होती थी उसके हिस्से को लोग उसके खुशी से उसको देकर विदाई करते थे। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी या संविधान की व्यवस्था थी, उससे संबंधित जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत में वैदिक तथा गैर वैदिक दोनों प्रकार के साहित्य हैं। स्मृति साहित्य के अनेक रचनाकार इस प्रकार साहित्य को मनीषी पंडितों द्वारा संकलित किया गया है तथा इसके मनुस्मृति या पराशर स्मृति याज्ञवल्क्य के स्मृति आदि का वर्णन मिलता है। श्रुति की रचना वैदिक संस्कृत तथा स्मृति की रचना लौकिक संस्कृत जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत में की गई। स्मृति को विधि शास्त्र अर्थात धर्मशास्त्र की भी कहा जाता है। गैर वैदिक साहित्य में महाकाव्य जैसे रामायण तथा महाभारत सम्मिलित किया जाता है। 18 पुराणों में राजतंत्र, समाज, कानून, राज्य व्यवस्था आदि जैसे विषयों का विवेचन मिलता है। महाभारत के प्रसंग में कृष्ण स्वयं बताते हैं। ये कई विद्वानों का जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र मिलता है कि जो 16,008 पटरानियां थी, वास्तव में वो पटरानियां नहीं थी बल्कि वो जिसे सामाजिक कल्याण के लिए बनाया गया था। ये सनातनी वैदिक ग्रंथ या वैज्ञानिक शोध किताबें थी जो कि बहुत सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसको राक्षसों ने अपने वश में कर लिया था, जिस कारण से श्री कृष्ण को राक्षसों से युद्ध कर इन सभी को वापस लाना पड़ा था और इनको अपने में समाहित करते हुए लोक कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने इसे अपने पास रख लिया था। अब जो राम राज्य की बात होती है, या यह भी एक तरह का लोकतंत्र ही था, क्योंकि एक व्यक्ति के कहने पर ही सीता को राम ने वनवास दे दिया था, जबकि सीता पूरी तरह से प्रमाणित थी और उन्होंने हर तरीके से अपने आप को साबित किया था कि वो सही हैं, लेकिन फिर भी एक जाति के एक वर्ण के धोबी के कहने के कारण उनको वनवास मिला, सीता को वनवास मिला था। तथा
तथा जब उससे पहले की अगर हम राम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राम राज्य के समय में राम के राज्य में सभी लोग सुखी संपन्न समृद्ध रहते थे। उनके जो भी बच्चे आगे चलकर हुए उन सभी को राम ने कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था, जहां पर कि सभी सभी का कल्याण हो। इस भावना से उन्होंने परिवार के सभी बच्चों के लिए जगह बना दी थी और वो सभी लोग जनता की सेवा के लिए या राम राज्य की स्थापना किए तथा जो जिसे राम ने स्थापित किया था, कई पुश्तों तक ये सारी चीजें चलती चली आई। इसलिए ही आज हमारे समाज में राम राज्य की संकल्पना की जाती है। उसके आगे हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध के संगठन में लोकतंत्र की बात आती है। प्रोफेसर आर डेविड का मत है कि बौद्ध संघ का प्रकृति लोकतांत्रिक था। संघ का सभी निर्णय नियमित बैठक में ही वाद विवाद एवं प्रतिवाद के आधार पर लिया जाता रहा था। संघ द्वारा पारित प्रस्ताव को कामबक कहा जाता था। बौद्ध संघ का लोकतांत्रिक प्रकृति का वर्णन महाबग एवं कुलबग में मिलता है। इसके अनुसार बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाता था, तत्पश्चात विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता था। राज्य की बैठक के लिए कोरम की जरूरत होती थी। मतांतर की स्थिति में बहुमत से निर्णय लिया जाता था। जटिल मुद्दों को समिति के पास भेजा जाता था, जो कि आज के संविधान में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। मतदान एवं उपस्थित रहने का नियम था, जो कि आज के संसद में यह व्यवस्था की गई है। समीक्षकों का मानना है कि उपरोक्त प्रणाली बौद्ध संघ की थी, न कि संपूर्ण राज्य की। इसलिए बौद्ध समिति के निर्णय को लोकतांत्रिक प्रकृति कहना अनुचित है, लेकिन इसी पद्धति के अनुसार ही आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो चलता रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि विशाल क्षेत्रीय राजतंत्रीय व्यवस्था सहित राज्य रूपी संस्था का संपूर्ण विकास भारत में सनातनी संस्कृति में होने लगा था। इस कारण से राजतंत्रीय व्यवस्था में कौशल, मगध आदि राज्यों की व्यवस्था का वर्णन उल्लेखनीय है। लिच्छवी या अन्य राज्य संघ में गणतंत्र या लोकतंत्र की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जो कि लिच्छवी गणराज्य से संबंधित है। ये लिच्छवी गणराज्य बौद्ध के समकालीन या उससे पहले का काल था, जहां गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। अब हम जो
जो अंग्रेज द्वारा कहा जाता है कि हमने 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 भारत को संविधान या लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद की, ये सरासर एक तरह से निगलेक्टिव बात हो जाती है, क्योंकि इन्होंने मनुस्मृति या पराशर स्मृति से ही सीखते हुए अपने यहाँ संविधान की व्यवस्था की। उसके अनुसार ये लोग उसके अनुसार ये लोग अनरिटन ब्रिटिश ने अनरिटन संविधान की व्यवस्था की। इसके अनुसार ये बहुत ही लचीला रखा, अपने संविधान को लचीला रखा, तथा उसमें इन्होंने यूनिटरी वर्सेस फेडरल विशेषताएं रखी, तथा संसदीय प्रणाली की व्यवस्था रखी। पार्लियामेंट संसद की संप्रभुता का ध्यान रखा, नियम कानून बनाए, तथा न्यायालय की स्वतंत्रता को स्थापित किया गया, तथा राज्य के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी की भी व्यवस्था इन लोगों ने की। तथा जो अब हम देखेंगे अमेरिका में जो संवैधानिक व्यवस्था किया गया है, उसकी विशेषताएं के तौर पर हम देखेंगे, इसने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रकृति सामान्य रखा, उसने फेडरलिज्म की व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था की, गवर्नमेंट सरकार की व्यवस्था की, राष्ट्रपति के अंतर्गत ही यहाँ पर शासन प्रशासन का व्यवस्था किया जाता है, जिसमें उपराष्ट्रपति तथा यूएस कांग्रेस की व्यवस्था कर रखी है, या संसद सीनेटर्स की व्यवस्था कर रखी है, यूएस लेजिस्लेटिव। इसमें कमिटी भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, कमिटी सिस्टम इन यूएसए, ड्यूरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सेंटर की व्यवस्था की गई है, डॉक्ट्राइन की भी व्यवस्था की गई है, फंडामेंटल राइट्स भी रखे हैं, या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है लेजिस्लेटिव के अंतर्गत, इमरजेंसी और सस्पेंशन से रिट भी रखे हैं, न्यायालय भी रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार की भी व्यवस्था रखी है। चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, बेसिक प्रिंसिपल, यूनिटरी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, वन पार्टी सिस्टम रखा है, लेजिस्लेशन रखा है, एग्जीक्यूटिव रखा है, जुडिशरी रखा है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन रखा है, राइट्स एंड ड्यूटी रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो कि जिसके अंतर्गत काम होता है, फ्रेंच संविधान है, इसका परिचय राष्ट्रपति के द्वारा शासन होता है, राष्ट्रपति ही यहाँ का राजा होता है, लेजिस्लेटिव की व्यवस्था है, नेशनल असेंबली, सीनेट की व्यवस्था है। प्रोमिनेंट फीचर ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की व्यवस्था रखी है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चांसलर डेमोक्रेसी है, कैबिनेट प्रिंसिपल की व्यवस्था कर रखे, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की व्यवस्था कर रखे, संसदीय भवन की व्यवस्था कर रखे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था कर रखी है। संविधान यहाँ भी बनाया गया है, संसदीय भवन है, नेचर ऑफ इलेक्शन की व्यवस्था है, वोटिंग होती है यहाँ पर, डिसीजन बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अब स्विट्जरलैंड की भी व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि नहीं, भारत को हमने संवैधानिक व्यवस्थाएं दी है, इस कारण से भारत हमारी तरफ देखेगा। कोई भी अगर चेंजिंग या परिवर्तन आता है तो जैसे अगर नॉमिनल हेड के
से संबंधित कोई विवाद होता है या बात आती है तो वो भारत सरकार ब्रिटेन की तरफ देखे, जैसे ब्रिटेन में होगा उसी तरह से भारत अपने यहाँ करेगा। उसी तरह जो लोअर हाउस बीइंग मोर पावरफुल, ये भी इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह है। और भारत जो भी सुधार इंग्लैंड में होगा उसी तरह से भारत अपने यहाँ सुधार करते रहता है। स्पीकर इन द लोअर हाउस, ये भी इंग्लैंड कहता है कि हमसे ये भारत ने अडॉप्ट किया है, जो कि भीमराव अंबेडकर ने अडॉप्ट किया है। इसी तरह जुडिशरी सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात है या सुप्रीम कोर्ट की अडॉप्ट करने की बात है। ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लेने की बात कही जाती है, भारत सरकार ने भारत के संविधान में लिया गया है। उसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है। और मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम और हाई कोर्ट जज के बारे में अगर देखते हैं तो ये कहा जाता है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान बनाने वालों ने लिया है। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये इन अदर कंट्रीज यूएसए से लिए जाने की बात की जाती है कि यूएसएसआर से भारत ने लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इन सभी को भारत सरकार बाहर देशों में जिस तरह से घटित होता है उसी से सीख कर या उसी के अंतर्गत देखकर अपने देश का शासन व्यवस्था चला, ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है। एक प्रकृति बनाने की बात की जाती है। उसी तरह संघवाद की भी बात की जाती है। भारत का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। ऐसा जो कई सारे किताब हैं उसमें ये दिया जाते रहा है हमेशा से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आयरलैंड से लेने की बात की जाती है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने डीपीएसपी को लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको इसे भी आयरलैंड से लेने की बात की जाती है। ये सभी चीजों को हम जब देखते हैं तो लगता है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए हमने इन लोगों से लिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन लोगों ने हमारे यहाँ की जो पराशर स्मृति है या अन्य धार्मिक या कानूनी किताबें हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया है, इन सभी तथ्यों से ये लोग समय अंतराल पर ये संस्कृत से अंग्रेजी या उर्दू से ट्रांसलेट करके अपने यहाँ ले गए और उसी के अनुसार ये लोग अपने यहाँ एक नए तरह की संस्कृति का विकास किए और इसे लोकतंत्र कहते रहे और अपने यहाँ स्थापित करते गए। और इसे हमें कहते हैं कि हमने उनसे सीखा है और इस तरह से हम पर रूल करने की ये कोशिश 1947 तक करते चले आए। लेकिन 1947 के बाद हमारे यहाँ भी कुछ है जो कि इंग्लिश शिक्षा व्यवस्था या इंग्लिश शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए छात्र जो कि संविधान बनाने के लिए लगे और उन लोगों ने संविधान बनाया और कई देशों से कुछ न कुछ सीखा है। लेकिन इसका जिक्र करना भूल गए कि ये इन लोगों ने मनुस्मृति से ही या पराशर स्मृति से ही ये सारी बातों को निकाला या कौटिल्य के अर्थशास्त्र या अन्य न्याय या विधि शास्त्र की किताबों, भारतीय विधि शास्त्र की किताबों से ये लोग
एडॉप्ट किए हैं और उसी को हमें परोस रहे हैं। ये ना समझते हुए इन्होंने इसे इसे इन लोगों ने, जो हमारे संविधान निर्माती सभा के सदस्य, इन लोगों ने माना कि नहीं, हम लोगों ने इन देशों से संग्रह किया और अपने संविधान का निर्माण किया, जो कि एक हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कृपया इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये हमारा वीडियो अपनी संस्कृति की पहचान के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ आप सभी को हैप्पी होली, और आप लोग खूब एंजॉय करें, होली को मनाएं। धन्यवाद।